क्लास। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था मृदा। हम लोगों ने कल मृदा के प्रकार पढ़े थे, मृदा कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था दुमती मृदा, बलुई मृदा और मैमय मृदा। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा के गुण, मृदा के गुण क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए देखते हैं कि क्या क्या क्रियाकलाप करेंगे हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग को पता चलेगा मृदा के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। मृदा में जल अंतःस्राव दर, तो मृदा कितना जल धारण कर सकती है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले में कितना जल मृदा धारण कर सकती है। बूझो और पहेली ने 50-50 सेंटीमीटर अमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। तो घर में फर्श बेटा क्या होती है, एकदम वेल मेंटेन होती है हमारी, सीधी या तो सीमेंट की होती है या फिर हमारे टाइल्स लगे होते हैं। तो उसने क्या किया, चौकोर चौकोर दोनों में वर्ग बना लिया। एक उसने सीमेंट में बनाया या फिर टाइल्स में बनाया, और एक कहाँ बनाया, सड़क में बनाया, जहाँ पे क्या थी, मिट्टी थी। उन्होंने 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाला। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा से बाहर आ गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। बेटा लोगों ने क्या किया, पहले तो वर्ग बनाया, एक अपने घर में बनाया और एक बाहर मिट्टी में बनाया। तो फिर क्या किया, एक एक बोतल दोनों में पानी डाला। तो जो पहले वाले में पानी डाला, जो सीमेंट वाले में डाला, उसमें क्या देखा, वर्ग से पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि सीमेंट तो पानी नहीं सोख पाएगी ना बेटा, न टाइल्स आपका पानी सोख पाएगा। तो टाइल्स और जो सीमेंट में उन्होंने घर के अंदर वर्ग बनाए, उससे क्या हुआ, पानी बाहर आने लगा। लेकिन जो उसने बाहर बनाया था, मिट्टी में जो वर्ग बनाया था उसमें क्या किया, पानी मिट्टी ने पूरा सोख लिया, बाहर नहीं आया। इससे क्या होता है, मृदा के अंदर पानी सोखने की क्षमता होती है। एक गुण तो हम लोग ने पहले मृदा का क्या पता चला, मृदा अपने अंदर पानी सोख लेती है, मृदा के अंदर पानी सोख लिया जाता है, जो कि हमारे घर की फर्शों में नहीं होता है। बूझों को आश्चर्य हुआ कि दोनों वर्ग में पानी अवशोषण में अंतर क्यों था। बेटा वो इसलिए था क्योंकि मृदा के अंदर पानी सोखने की क्षमता बहुत होती है और मृदा पानी सोख लेती है, बल्कि जो हमारी फर्शें होती हैं वो पानी नहीं सोख पाती, जिसकी वजह से वर्ग से पानी बाहर आ गया था। ठीक है, अब हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा में सभी छात्र 3-3 समूह का दल बना ले। तो इसमें क्या चाहिए, 3-3 बच्चे क्या करेंगे, हम लोग पेयर अप कर देंगे। दलों का नाम ABC रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। अब हम लोगों ने ये तो देखा कि मृदा क्या करती है, पानी सोख रही है, लेकिन वो कितनी तेजी से पानी सोख रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको, कितना समय लग रहा है पानी को सोखने में, हम लोग को ये पता करना है। तो हम लोग ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए आप लोग ये क्रियाकलाप करेंगे। आप लोग एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। तो आप लोग को क्या चाहिए, या फिर पाइप ले लो, या फिर जैसे हम लोग रोल लगाते हैं, अरे जो हम लोग कवर चढ़ाते हैं उसमें भी क्या होता है, रोल होता है, पाइप होता है, वो ले लो। ठीक है, फिर आप क्या करो, यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास की पाइप का उपयोग करें। तो क्या करें, अब ऐसा नहीं है कि एक ने मोटा ले लिया, एक ने पतला ले लिया, सब लोग सेम तरह का पाइप लें। फिर क्या करें, ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार करिए। यदि संभव हो तो एक अमाप के 3 छोटे टिन के डिब्बे लेकर उसकी तली को काट लें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टिन के डिब्बे ले सकते हैं, नीचे से उसकी तली काट लें, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। फिर यदि PVC पाइप को लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। तो हम लोग का क्या होगा, अगर उसमें बीच में गोला जो व्यास होता है, रेडियस होता है, डायामीटर होता है, उसका क्या करें, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिस स्थान पर आप मृदा एकत्रित, वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धसा कर लगा दें। तो जहाँ पे आपको मिट्टी में ये एक्टिविटी करनी है, उस पाइप को हम लोग क्या करेंगे, उस मिट्टी में धसा देंगे कि वो गिरे ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए। फिर 200 मिलीलीटर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उस पाइप में पानी डालेंगे। 200 मिलीलीटर की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले जब आपने जल डालना आरंभ किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ने स्टार्ट किया, आरंभ किया जल डालना, तब का टाइम नोट कर लेंगे। अब हम लोग टाइम पता कर लेना कितना टाइम लग रहा है, उसको मिट्टी को पानी सोखने में कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग ने अपना पाइप धस दिया, उसके अंदर लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही स्टार्ट करेंगे पानी डालना पाइप में, हम लोग उसकी टाइम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अतः स्रावित हो जाए तो पाइप को
पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब पानी डाल रहे हैं तब हम लोग देखेंगे अभी वो टाइट लग रहा है, धीरे 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 क्या करेंगे, मिट्टी उसको सोखेगी। जब तक आपका बोतल का पानी खत्म ना हो जाए, पाइप जो पूरा पानी जब तक मिट्टी सोख ना ले तब तक आप वेट करेंगे। और जब आप ये सब काम हो जाए, जब मिट्टी पानी सोख ले, फिर आप उसका टाइम नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना हो तो छलके और ना ही पाइप से बाहर गिरे, और धीरे धीरे पानी डालेंगे कि हमने जो पाइप लगाया है उससे बाहर भी ना जाए और छलक के गिर भी ना जाए। 200 मिलीमीटर जल के मृदा में अंतःस्रावित होने लगने वाला समय के आधार पर अंतःस्राव की जल की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। इसके लिए बेटा जब हम लोग को पानी सोखने की दर निकालनी हो, जिसको हम लोग अतः स्रवण दर भी कहते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक सूत्र होता है। क्या होता है बेटा, अतः स्रवण दर इज इक्वल टू जल की मात्रा अपॉन में अतः स्रवण अवधि, मतलब जल हमने कितना जल डाला है, ठीक है, कितना जल हम लोग पाइप में डाल रहे हैं, किसी चीज में भी कितना जल डाला, अपॉन में कितना टाइम लग रहा है मिट्टी को सोखने में उस जल को, उससे हमारा निकलेगा कि जल हमारी मिट्टी है उसकी दर क्या है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है और बेटा उसके ऊपर कितना जल डाला है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोगों ने क्या किया था, 200 ml लिया था पानी, और हम लोगों ने देखा टाइम कितना लगा, 20 मिनट्स लगे, तो 200 मिलीलीटर अपॉन क्या हो जाएगा, 20 मिनट। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 210, आंसर आ जाएगा हमारा 10 मिलीलीटर पर मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 10 मिलीलीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना मृदा पानी सोख रही है, 10 मिलीलीटर मृदा 1 मिनट में पानी सोख रही है। ये हमारा सूत्र है। क्या सूत्र है बेटा, अतः स्रवण दर इज इक्वल टू जल की मात्रा अपॉन में अतः स्रवण की अवधि, कितना अवधि मतलब कितना टाइम लग रहा है। आपने जल दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने को अंतःस्राव जल की गणना, फिर आपने क्या किया, कि हम लोग ने देख लिया कि हम लोग कैसे इसकी गणना कर सकते हैं। आपने एक सूत्र भी देखा और आपने पूरा ये वाला पढ़ लिया, गुण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मृदा में नमी पढ़ते हैं। मृदा में नमी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। क्या आप कभी ग्रीष्म काल के लिए गर्मी के दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंदपित हो जाती है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठती है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो बेटा मृदा में नमी होती है कि नहीं होती है? और आपने देखा होगा जब आप गर्मी के दिन में कहीं रोड्स में निकलते हो तो बहुत ज्यादा सनलाइट हम पे पड़ती है, हम लोग को क्या लगता है, बहुत गर्मी लगती है, हम लोग को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हम लोग के ऊपर पड़ रही होती है और हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? अभी हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, तो यही इसी वजह से होता है क्योंकि जो वायु है वो ऊपर उठती है। अब हम लोग क्रियाकलाप से इसके बारे में और जानेंगे। एक क्वांटम नली लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्वांटम नली लेंगे, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें 2 चम्मच मिट्टी को घोट देंगे। इसे कुछ समय तक के लिए लौ पर गर्म कीजिए और क्वांटम नली को प्रेशर कीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें उसके नीचे एक कैंडल या फिर बर्नर लगा देंगे और फिर उसको देखते रहेंगे, ठीक है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? अब बेटा आपने देखा होगा धीरे धीरे जल की बूंदें ऊपर साइड जाएंगी। गर्म करने पर मृदा से जल वाष्प क्या होता है, जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो वाष्प जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, तो वो क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा और क्वांटम नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार को संगठित करेगा। गर्म दिनों में मृदा जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती है, जल वाष्प की अपेक्षाकृत साधन बना देती है। तो बेटा जो गर्म दिन होते हैं उसमें क्या होता है, गर्म जब सनलाइट पड़ती है, हम लोग सूर्य की रोशनी पड़ती है तो धरती गर्म हो जाती है, इसकी वजह से जो हवा होती है वो भी गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। और हम लोग ने यही देखा क्रियाकलाप में कि क्या हो रहा है, वो जो वाष्प बनके वो क्या कर रहा है, पानी जो हमारा उसमें हमने डाला है वो क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। मृदा को गर्म करने के बाद इस क्वांटम नली में से बाहर निकाल लीजिए और जब मृदा हमारी गर्म हो जाए तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसकी तुलना उस मृदा से कीजिए जिसे गर्म नहीं किया गया हो, दोनों के बीच का अंतर नोट कीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो एक खाली मिट्टी लेंगे जिसको गर्म नहीं किया है और एक ये नमी वाली मिट्टी लेंगे, फिर दोनों की हम लोग देखेंगे कि किस में ज्यादा नमी है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण,
और मृदा क्या करती है, जल का अवशोषण भी करती है। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल अवशोषण करती है? अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बेटा, बलुई मृदा, दुमती मृदा और मृणमय मृदा। तो जो हमारी बलुई मृदा थी वो ज्यादा जल को अपने अंदर नहीं सोख पा रही थी, लेकिन जो हमारी दुमती मृदा थी वो क्या कर रही थी, जल को अपने अंदर सोख ले रही थी। तो जो हर तरह की मृदा होती है उनका जल का अवशोषण भी अलग अलग होता है, सब लोग एक तरह से जल नहीं अवशोषित करती है। ठीक है, प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र। बेटा ये पूरी फिर से एक एक्टिविटी दी गई है आपको, मैं एक बार एक्टिविटी पढ़ती हूँ फिर आपको ये समझाती हूँ। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र, समाचार पत्र के कुछ कागज का टुकड़ा, इसे मोड़कर चित्र के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौल कर उसे कीप में लगाए फिल्टर में डालिए। तो एक क्या करेंगे, शुष्क मृदा जो होती है, हल्की वाली मृदा होती है, उसको उसके अंदर डालेंगे। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी माप लेंगे, नोट रीडिंग को लेके उसको हम लोग नोट कर लेंगे। बेटा फिर हम लोग एक्टिविटी देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीप में मिट्टी डालेंगे, फिर हम लोग उसमें ड्रॉपर की मदद से बूंद बूंद करके क्या करेंगे, पानी डालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कितना टाइम लग रहा है पानी को घिस के नीचे आने में। तो जो पतली वाली मृदा होगी उससे पानी जल्दी नीचे आएगा, और जो बालू वाली मृदा होगी उससे पानी देर में नीचे आएगा। अब इसका भी एक हमें सूत्र दिया गया है कि कितना जल मृदा धारण करती है, उसके लिए भी हम लोग एक सूत्र दिया गया है। अवशोषित जल का प्रतिशत इक्वल टू U माइनस बी अपॉन 50 इंटू 100। अब बेटा आपका U क्या है, इसमें मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन, जब स्टार्ट किया तो अब क्या आयतन था, वो हमारा U होगा। मापन सिलेंडर में जब का अंतिम आयतन, और जब वो पूरा हमने खत्म कर दिया तब आयतन जल का क्या था, वो हमारा 20 मिलीलीटर होगा। और U माइनस बी बेटा क्या होगा, मृदा द्वारा अवशेषित जल का आयतन, मृदा ने कितना जल को अवशेषित किया है उसका आयतन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक सूत्र आ गया कि हम लोग को अवशेषित जल कैसे निकालना है, उसके प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी अगर आपकी न्यूमेरिकल्स होंगे इसके बेस में आगे, तो फिर वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी अच्छे से। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए, आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, अभी हम लोग ने एकदम पतली वाली मृदा दी, अब हम लोग बलुई भी ले सकते हैं, मृणमय भी ले सकते हैं। अलग अलग मृदा लेके अगर हम लोग यही एक्टिविटी करेंगे तो आपको हर मृदा में आप देखोगे कि अलग अलग टाइम आ रहा है, अलग अलग परसेंटेज आ रहा है कि वो कितनी देर में अवशोषित कर रहा है, वो अलग अलग टाइम में होता है। क्योंकि बलुई जो है वो ज्यादा पानी धारण नहीं कर पाती है, और जो हमारी डूमती है वो ज्यादा पानी धारण कर लेती है, और मृणमय भी पानी धारण करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो सबका रीडिंग क्या होगा बेटा, जो अलग अलग आएगा। ठीक है, उसके बाद मृदा और फसलें हमारा लास्ट टॉपिक है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब आपको पता होगा कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारा देश है उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी है, हर जगह एक जैसी मिट्टी नहीं है, कहीं पे अलग मिट्टी है, कहीं पे अलग मिट्टी है। रेगिस्तान में हमारी बलुई वाली मृदा होती है, यहाँ पे हमारी दुमती ज्यादा पाई जाती है। तो हर जगह अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमती मृदा और कुछ में बलुई मृदा पाई जाती है। पर पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा हवा चलती है और प्रकाश पड़ता है, तो उससे क्या बनती है, हमारी मृदा मिलती है। हमें बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, कितना वहां पे बारिश हो रहा है उससे हमारी मृदा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। और बारिश और प्रकाश की वजह से ही जो हमारी प्रोफाइल होती है, मृदा परिच्छेदिका होती है, उसमें क्या होता है, अंतर आता है। ठीक है, जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों पर निर्धारित करता है। तो अब आप लोगों ने ये भी देखा था कि हर जगह अलग अलग मिट्टी होती है, तो हर जगह अलग अलग फसलें भी होती हैं। अब हम लोग हर जगह तीन तो नहीं उगा सकते कि चाय उगानी है, चाय यहाँ नहीं उगती है। हमारी तरफ जो गेहूँ उगता है, चावल उगता है, तो जहाँ पे चाय उगती होगी वहाँ पे गेहूँ चावल नहीं उग पाता है। तो हर जगह की फसलें अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग मिट्टी पे निर्भर करती हैं। मृणमय और दुमती मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब गेहूं चने की खेती सबसे अच्छी किस्में होती है मृणमय में और दुमती में। बलुई मृदा में गेहूं और हम लोग गेहूं की फसल नहीं कर सकते हैं। ऐसी मृदा की धारण क्षमता अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग डालते हैं, एक बार सिंचाई कर देते हैं, तो वो अपने अंदर बहुत सारा जल सोख लेती है और फिर आराम से वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको वो जल देती है। धान के लिए मृतिका जैसे जैव पदार्थ की समृद्ध तथा अच्छी जल धारण
वाली मृदा आदर्श होगी। जो हम लोग को अगर धान उगाने हैं तो हम लोग किसमें उगाएंगे, मृदा में, क्योंकि उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है और ह्यूमस की वजह से खाद अच्छी होती है, मृदा अच्छी होती है, जिसकी वजह से वहां पे आराम से धान उग सकता है। मसूर और अन्य दलों में दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनके लिए जल की निकासी आसान हो। और जो हम लोग मसूर दालें वगैरह उगाते हैं उसके लिए कौन सी दुमटी मृदा अच्छी होती है, जिससे जल ज्यादा रुके ना और निकासी जल्दी हो जाए। कपास के लिए बलुई दोमट तथा अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए। और अगर हम लोग को कपास कॉटन उगाना है तो भी हम लोग के लिए बलुई वाली मृदा ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो ज्यादा पानी उसमें नहीं चाहिए होता। तो अगर पानी की निकासी हो जाएगी तो वहां पे हमारा जो मृदा है वो अच्छे से अच्छी हो जाएगी, वहां पे आराम से कपास उग पाएगी। गेहूं जैसी फसलें महीन मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध है और अत्यधिक उज्जर है। अब गेहूं बेटा किसमें उगाया जाता है, सबसे ज्यादा मृदा में, क्योंकि इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है और गेहूं उगने के लिए खाद जरूरी है। ठीक है, उगाई जाने वाली फसलें बारे में जानकारी फिर एकत्रित करके हम लोग को उसमें लिखनी है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। फिर यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर ये वाला खत्म हो गया है मृदा। अब जो आपका अभ्यास बचा है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। और जो इसके पहले दोनों चैप्टर में आप लोग बोल रहे थे मैंने प्रमुख शब्द नहीं कराए हैं, तो जो मैंने आपको लिखवाया है वो वहां पे आप बेटा डेफिनेशन डाल दीजिएगा, व्याख्या हो जाएगी, पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। प्रमुख शब्द इसके पहले वाले विंड स्टॉर्म वाले चैप्टर पवन वाले चैप्टर की मैं आपको कीवर्ड्स फिर से भेज दूंगी, वो छोटा छोटा मैं लिखवाऊंगी, अगर 8 नंबर में आया तो आप लिख लीजिएगा। और इस वाले के भी अभी दिवाली के हॉलीडे में मैं इन दोनों चैप्टर के कीवर्ड छोटे छोटे भेज दूंगी और आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और वो जो आपने पहले लिखा है प्रमुख शब्द उसमें हेडिंग आप डेफिनेशन वाला कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।